हमास सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। आज रात इजराइल पर बड़ा हमला संभव है। हमास और हिजबुल्लाह एक साथ धावा बोल सकते हैं इजराइल पर, दाइफ की मौत का बदला ले सकते हैं ईरानी प्रॉक्सी। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। हमास और हिजबुल्लाह के दूसरे अल-अक्सा ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट क्या है? ईरानी प्रॉक्सी आधी रात पर इजरायली शहरों को दहलाने की तैयारी कैसे कर चुके हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आज की सबसे बड़ी ग्लोबल खबर यह है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ और इसी के साथ पूरी दुनिया में इस पर चर्चा होने लगी। तो सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत में हम आपको ट्रंप पर अटैक का फाइनल इन्वेस्टिगेशन दिखाते हैं। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक रैली के दौरान गोलियां चली। निशाना चूकने की वजह से गोली ट्रंप के दाहिने कान को छूते हुए निकल गई। गोली की आवाज थमने के बाद ट्रंप सुरक्षा कर्मियों के घेरे के बीच उठे, हाथ उठाकर दुश्मनों को चुनौती देते हुए बुलंद हौसले का इजहार किया। ट्रंप पर गोली चलते ही सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स ने हमलावर पर बरसाई गोलियां। हमले के चंद सेकंड बाद ही ढेर कर दिया गया हमलावर। हमलावर ने कई गोलियां चलाई, जिसकी वजह से मंच के दाहिने हिस्से में बैठे 2 ट्रंप समर्थकों को गोली लगी। रिपोर्ट के मुताबिक एक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य समर्थक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। Take a look what happened. लोगों ने हमलावर को देखते ही शोर मचाया। लोगों के शोर के बाद सुरक्षाकर्मी चौकन्ने हो गए और हमलावर बहुत देर तक गोली नहीं चला सका। ट्रंप से 300 मीटर दूर बिल्डिंग की छत पर छिपा था शूटर। हमलावर ने AR स्टाइल राइफल से 8 राउंड फायरिंग की। FBI के मुताबिक 20 साल के थॉमस मैथ्यू क्रुक्स ने ट्रंप को मारने की कोशिश की। रैली की सुरक्षा पर उठे सवाल, गन लेकर मंच के करीब तक कैसे पहुंचा हमलावर? ट्रंप पर फायरिंग को लेकर चश्मदीद का बड़ा दावा। कुछ लोगों ने हमलावर को देखने के बाद पुलिस को जानकारी दी थी, लेकिन चेतावनी को सुरक्षा कर्मियों ने नजरअंदाज कर दिया। ट्रंप को मामूली इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। कान को छूकर गोली निकलने की वजह से नहीं हुआ बहुत गंभीर जख्म। न्यू जर्सी वापस लौटे ट्रंप। हमले के बाद ट्रंप की बहू लारा ने सोशल मीडिया पर ईसा मसीह के साथ शेयर की तस्वीर। ईसा मसीह को ट्रंप के कंधे पर हाथ रखे दिखाया। लिखा, डरने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ हूं। और अब इस वक्त की बड़ी खबर गाजा के युद्ध के मैदान से। गाजा में IDF का एक बार फिर बड़ा हमला देखने को मिला। UNRWA स्कूल पर भीषण बमबारी की गई। हमले में करीब 15 लोगों की मौत हो गई है। 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। على ما يبدو أن هناك في انفجارات في هذا المكان بعد قصفه بعدة استهدافات من جيش الاحتلال. हमास का खूंखार कमांडर और अल-कस्साम ब्रिगेड का चीफ मोहम्मद दाइफ को IDF ने मार गिराया, जिसके बाद ईरानी प्रॉक्सी गुट बदला लेने के लिए इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इस बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि अब अल-कस्साम की कमान कौन संभालेगा। 2 नाम सामने आ रहे हैं जो दाइफ की तरह इजराइल को दहलाने का मंसूबा पाले हुए हैं। यानी दाइफ की मौत के बाद भी हमास रुकने वाला नहीं है, बल्कि उसने 7 अक्टूबर से ही बड़े हमले की धमकी दे डाली है, जबकि हिजबुल्लाह और हुती पहले से ही हमलावर हैं। उधर ईरान भी चीन रूस की मदद से प्रॉक्सी गुटों को हथियार भेज रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या दाइफ की मौत से अरब में बारूदी जलजला आ चुका है? क्या इजराइल को अब अस्तित्व बचाने की जंग लड़नी पड़ेगी?
כולנו צפינו בזעזוע אתמול. हिजबुल्लाह के हमलों से कहराते इजराइल के जख्मों में आखिरकार मरहम लग ही गए। नेतन्याहू के खिलाफ बढ़ते विरोध की आवाज अब थोड़ी कम हो सकती है। क्योंकि 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड मारा गया, हमास के ऑपरेशनल कमांडर का खात्मा हो गया, मिलिट्री विंग अल कस्साम का चीफ दफन हो गया। और यह उसका सबूत है कैसे बंकर बस्टर बम गिराकर इजराइल ने उसका काम तमाम कर दिया। ये वही वीडियो है जिसे आईडीएफ ने जारी किया है, जिसमें आईडीएफ के जेट ने एयर स्ट्राइक की और ठीक उसी जगह टारगेटेड अटैक किया जहां अल कस्साम के चीफ मोहम्मद दाइफ के छुपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी। आईडीएफ को मोसाद से ये इनपुट मिला कि खान यूनिस से भागने के बाद अब दाइफ जो है वो खान यूनिस के बाद अब अल मवासी पहुंच चुका है और वहां पर शरणार्थी कैंप के बीच छुपा हुआ है। उसको टारगेट करने के बाद, मारने के बाद अब आईडीएफ के टारगेट पर याह्या सिनवार है, जो कहा यह जा रहा है कि वो भी खान यूनिस के रास्ते से सुरंग से भाग निकला है। खान यूनिस से अल मवासी की दूरी करीब 9 किलोमीटर है, लेकिन हमास ने दोनों के बीच सुरंग नेटवर्क बनाया हुआ है, जिससे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में 5 मिनट से भी कम वक्त लगता है। ये याह्या सिनवार के खान यूनिस से भागने का वीडियो है। उसने सुरंग नेटवर्क का इस्तेमाल किया था। मोसाद का इनपुट है कि इसी तरह दाइफ भी भागा था और अल मवासी में ठीक उसी तरह के बंकर में छुपा था जैसा बंकर खान यूनिस में याह्या सिनवार का था। आईडीएफ ने ठीक उसी बंकर के पास बम गिराया जहां पर मोहम्मद दाइफ के होने का दावा किया गया, लेकिन उसकी जद में कई लोग भी आ गए। 90 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 300 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मिनिस्ट्री की तरफ से यह आधिकारिक जानकारी दी गई है कि बंकर पे आसपास बम गिरने से कई लोग जख्मी भी हुए हैं और कई लोग मर भी गए हैं। अल मवासी गाजा का आखिरी छोर है। इसके बाद भागने का कोई रास्ता नहीं। हो सकता है याह्या सिनवार और भाई मोहम्मद सिनवार भी यहीं छुपे हों, या फिर वो गाजा छोड़कर भाग चुके हैं। अब दाइफ के बाद उनकी बारी, जबकि कई और नाम लिस्ट में हैं। टारगेट नंबर 1 इस्माइल हानिया, हमास चीफ। टारगेट नंबर 2 याह्या सिनवार, हमास चीफ। टारगेट नंबर 3 मोहम्मद सिनवार, याह्या सिनवार का भाई। टारगेट नंबर 4 मारवन ईसा, डिप्टी चीफ अल कस्साम। सऊदी अरब मीडिया में दाइफ के मारे जाने की रिपोर्ट है, जिसमें आगे दाइफ की जगह कौन लेगा इसका भी कयास लगाया जा रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है मोहम्मद सिनवार अल कस्साम का नया चीफ हो सकता है, वो याह्या सिनवार का भाई है और हमास में याह्या ऑपरेशनल कमांडर है, इसलिए मोहम्मद सिनवार को कमान मिल सकती है। जबकि मारवन ईसा भी इस पद के लिए दावेदार है, क्योंकि वो दाइफ का करीबी था और अल कस्साम का डिप्टी कमांडर भी था। यानी अब जो भी अल कस्साम की कमान संभालेगा वो आईडीएफ के निशाने पर आ जाएगा। वैसे भी नेतन्याहू ने कह दिया है कि जब तक हमास की टॉप लीडरशिप खत्म नहीं हो जाती, ये ऑपरेशन जारी रहेगा।
हर एक को दाइव से भी भयंकर मौत मारा जाएगा। अरब मीडिया में इस बात का शोर है कि दाइफ का खात्मा हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने 500 टन के बंकर बस्टर बॉम्ब से हमला किया। F-16 फाइटर जेट से इजराइल ने बस्टर बम गिराया था। इजराइल ने अल मवासी के रिफ्यूजी कैंप पर हमला किया था, ठीक उसी जगह जहां रिफ्यूजी कैंप में मोहम्मद दाइफ छिपा था। मोहम्मद दाइफ के साथ कमांडर राफे सलामा भी वहां मौजूद था। राफे सलामा खान यूनिस मिलिट्री विंग का चीफ था। राफे सलामा का शव तुरंत दफना दिया गया। दाइफ के शव के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। आईडीएफ ने ये 2 तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें एक तरफ हमले से पहले अल मवाली का रिफ्यूजी कैंप है, जहां बंकर बस्टर बम गिराया गया। दूसरी तरफ हमले के बाद की तस्वीर है, जहां हमला हुआ था। दोनों में अंतर साफ है। हमले से पहले दिख रहे पेड़, कैंप और इमारत हमले के बाद की तस्वीर में गायब। अब वहां एक बड़ा गड्ढा दिख रहा है। दाइफ की मौत से ईरानी प्रॉक्सी तमतमाए हुए हैं। अब इजराइल पर 3 तरफ से हमला शुरू हो गया है। लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह रॉकेट दाग रहा है। गाजा की तरफ से हमास ने हमले शुरू कर दिए हैं। लाल सागर से हूती इजरायली पोर्ट पर मिसाइल अटैक कर रहा है। यानी इजराइल से प्रतिशोध लेने के लिए ईरानी प्रॉक्सी बेचैन। इसलिए ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के किरियत शिमोना में भीषण बमबारी की। ये हमले उसने दाइफ के मारे जाने की खबर के बाद किए। इन हमलों में 4 मिलिट्री पोस्ट को खाक कर दिया। हिजबुल्लाह ने दावा किया है उसने लगातार 23 बुरकान मिसाइल दागकर कई इलाकों में भीषण तबाही मचाई है। इन हमलों में हिजबुल्लाह ने रॉकेट के अलावा बुरकान मिसाइल और ATGM का इस्तेमाल किया। खास तौर से उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां इजराइल ने हथियार रखे हुए हैं। बुरकान मिसाइल से उन्हें तबाह कर दिया। हालांकि इजराइल ने दावा किया है कि उसने कई रॉकेट को इंटरसेप्ट कर लिया। इन हमलों का जवाब इजराइल ने प्रॉक्सी गुटों के ठिकानों पर हमला करके लिया। सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास मिसाइलें दागी, जिसमें एक सीरियाई सैनिक की मौत हो गई। यह हमला मिलिट्री साइट पर हुआ। हमले से इमारत में आग भी लग गई। इसके अलावा ईरान के कशान में मौजूद ड्रोन फैक्ट्री में भी आग लग गई और नतांज न्यूक्लियर साइट के पास भी विस्फोट हुआ। अंदेशा जताया जा रहा है कि इसके पीछे इजराइल हो सकता है। हालांकि ईरान की तरफ से अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई। सवाल उठ रहा है कि क्या इन सब घटनाओं का संबंध दाइफ की मौत से है, क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी गुस्से में है। वो बदला लेने के लिए हमले कर रहे हैं, जबकि इजराइल ईरान और उसके समर्थित संगठनों पर हमले करके बता देना चाहता है कि वो हर युद्ध के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया में जानलेवा हमला हुआ। उस वक्त वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इसके बाद रैली में ताबड़तोड़ गोलियां चली। हमले में ट्रंप की जान बाल बाल बची है। ट्रंप इस बार चुनाव में बाइडेन को कांटे की टक्कर दे रहे हैं। सवाल यह है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की कड़ी सुरक्षा के बावजूद एक शूटर मंच से इतने करीब कैसे पहुंचा? ये साजिश है या फिर सिक्योरिटी की बड़ी चूक? ट्रंप पर गोली चलाने वाला शख्स कौन था और वो कैसे मंच के इतने करीब पहुंचा? इस रिपोर्ट में विस्तार से जानिए। Take a look what happened. The Atlantic, maybe the Pacific. सिर पर लाल पी कैप पहने हुए ट्रंप जोश से भरे भाषण दे रहे थे और समर्थक तालियां बजा रहे, नारे लगा रहे थे। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद गोलियां चलने की आवाज आई।
Take a look तीन what गोलियों happened. की आवाज आई और तीसरी गोली पोडियम पर खड़े ट्रंप के कान को छूती हुई गुजरी। गोलियों की आवाज सुनते ही पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप झुक गए और पोडियम की आड़ में छिप गए। ट्रंप के नीचे गिरते ही रैली में चीख पुकार मच गई। ट्रंप के नीचे गिरते ही सीक्रेट सर्विस के गार्ड मंच पर पहुंच गए। सिक्योरिटी गार्ड्स ने ट्रंप को चारों तरफ और ऊपर से भी सुरक्षा घेरे में ले लिया। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स ने हालात का जायजा लिया। जानलेवा हमले के बाद ट्रंप सिक्योरिटी घेरे में खड़े हुए और गार्ड्स को रोककर जनता की तरफ रुख करके बोले, वी विल फाइट, यानी जंग जारी रहेगी। ट्रंप का ये जोशीला अंदाज उनके तेवर दिखा रहा है। घायल होने के बाद भी ट्रंप ने जनता से बात की। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि शूटर की गोली उनके कान को छूती हुई गुजरी है। Take a look what happened. शूटर की गोली ट्रंप के कान को छूती हुई गुजरी और अगर गोली 2 मिलीमीटर भी अंदर की तरफ होती तो उनके सिर से गुजरती। ट्रंप को गोली लगने के बाद रैली में भगदड़ मच गई और लोग समझ नहीं पाए कि वो सुरक्षित हैं या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को जिस वक्त गोली मारने की कोशिश हुई उस वक्त मंच के ठीक सामने एसोसिएटेड प्रेस के एक फोटो जर्नलिस्ट रैली की तस्वीरें ले रहे थे। उन्होंने जो बताया वो सुनिए। Take a look what happened. ट्रंप पर जब जानलेवा हमला हुआ तब मंच के पीछे से भी लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। ये ट्रंप पर हमले का दूसरा एंगल है जिसमें गोलियों की आवाज साफ सुनी जा सकती है। Take a look what happened. गोली चलाते ही हमलावर को ट्रंप की सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर ने मार गिराया। उसने मंच के पास से एक शेड पर घात लगाकर ट्रंप पर गोली चलाई थी। हमलावर का नाम थॉमस मैथ्यू क्रुक्स है। उसकी उम्र 20 साल थी और पेंसिल्वेनिया का ही रहने वाला था। Take a look what happened. घटनाक्रम को देखते हुए लगता है कि यह हमलावर एक ट्रेन शूटर था और उसने ट्रंप के रैली के लिए एरिया क्लियरेंस के बाद बड़ी चतुराई से मंच से 400 मीटर दूर अपनी लोकेशन सेट की थी। ट्रंप का मंच पेंसिल्वेनिया के बटलर के ग्राउंड पर लगा था। इस मंच के दो तरफ टीन शेड के बड़े वेयरहाउस हैं। ट्रंप के मंच के दाईं ओर एक शेड पर शूटर था और मंच के करीब सीक्रेट सर्विस का स्नाइपर। शूटर की मंच से दूरी करीब 400 मीटर थी। ट्रंप पर गोली चलाने वाला हमलावर एक ट्रेंड शूटर था। उसने एक स्नाइपर गन का इस्तेमाल किया। स्नाइपर गन से क्रुक्स का सटीक निशाना कुछ मिलीमीटर से चूक गया। राइफल से निकली गोली ट्रंप के कान को छूकर निकली। गोली लगने से एक ट्रंप समर्थक की मौत हो गई जबकि एक ट्रंप समर्थक गंभीर रूप से घायल हो गया। सीक्रेट सर्विस एजेंट की गोलाबारी में शूटर मौके पर ही मारा गया। ट्रंप को गोली लगने के बाद अमेरिका की राजनीति में भूचाल आ गया। इसे सिक्योरिटी में चूक और साजिश दोनों तरह से देखा जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? हमलावर ट्रंप की रैली में हथियार लेकर कैसे पहुंचा? सीक्रेट सर्विस को हमलावर की भनक क्यों नहीं लगी? मामले की जांच FBI को सौंप दी गई है और FBI पता लगा रही है कि इस साजिश में कौन कौन शामिल थे। ट्रंप को मामूली इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, लेकिन उनके सुरक्षित रहने को अमेरिका में एक करिश्मे की तरह पेश किया जा रहा है। ट्रंप की जान बचाने के बाद उनकी बहू लारा ट्रंप ने एक तस्वीर जारी की। इसमें ट्रंप के पीछे यीशु नजर आ रहे हैं और एक हाथ से ट्रंप की ओर चली गोली रोक रहे हैं। ट्रंप की जान तो बच गई, लेकिन एक बार फिर अमेरिका के वो गोलीकांड सतह पर आ गए जिनमें राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति या तो मारे गए या जख्मी हुए। जानलेवा हमलों की लंबी फेहरिस्त है।
1912 में थियोडोर रूजवेल्ट पर गोली चलाई गई। 1835 में एंड्रयू जैक्सन पर गोली चलाई गई। 1975 में जेराल्ड फोर्ड पर 2 बार जानलेवा हमला हुआ। 1981 में रोनाल्ड रीगन पर 6 गोलियां चलाई गई। 2005 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश पर जॉर्जिया के तबलिसी में ग्रेनेड हमला हुआ। इसके अलावा अमेरिका के 4 राष्ट्रपतियों की हत्या हो चुकी है। 1865 में अब्राहम लिंकन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 1881 में जेम्स गारफील्ड को गोली मारी गई। 1901 में विलियम मैकिनले की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 1963 में जॉन एफ कैनेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। Take a look what happened. गोलीकांड में ट्रंप की जान बच गई। माना जा रहा है कि इससे ट्रंप के लिए सहानुभूति बढ़ेगी। अब उनकी जीत की उम्मीद पहले से ज्यादा बड़ी हुई मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर खेरसौन से। खेरसौन में रूस ने बहुत बड़ा हमला किया है। यूक्रेनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को तबाह कर दिया है। रूसी सेना ने लैंडसेट ड्रोन से हमला किया। अमेरिका यूक्रेन के लिए स्पेशल मिसाइलों का प्रोडक्शन कर रहा है। स्पेशल मिसाइलों की खेप जल्द ही यूक्रेन पहुंचने वाली है। इन मिसाइलों से यूक्रेन रूस में काफी अंदर तक हमला करने में सफल होगा। यानी ATACMS के बाद यूक्रेन को एक और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल मिलने जा रही है। सवाल यही है कि आखिर इसका परिणाम क्या होगा। अमेरिका के इस कदम के बाद पुतिन और उनकी सेना नेटो के खिलाफ सैन्य अभियान छेड़ सकती है। यूक्रेन युद्ध अब और विध्वंसक हो गया है। रूस और यूक्रेन दोनों नए नए हथियारों से हमले कर रहे हैं। रूसी सेना यूक्रेन की धरती को जला रही है तो यूक्रेन रूस की जमीन पर तबाही मचा रहा है। जिस तरह से अटैक और काउंटर अटैक हो रहा है उससे दोनों देशों की सेनाओं को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। वॉशिंगटन में हुई नेटो समिट में नेटो ने यूक्रेन को मदद का भरोसा दिया तो यूक्रेन के हौसले बुलंद हो गए। वॉशिंगटन में नेटो की बैठक खत्म हुई और यूक्रेन का भयंकर काउंटर अटैक शुरू हो गया। यूक्रेनी सेना इस वक्त रूस की धरती पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। यूक्रेन के हमलों की वजह से रूस में हाहाकार मचा हुआ है। रोस्टोव में यूक्रेनी फोर्स ने बड़ा हमला किया। हमले में रूस का ऑयल डिपो तबाह हो गया। हैरानी की बात यह है कि रूस के एयर डिफेंस यूक्रेन के हमले को नाकाम नहीं कर पाए। क्रास्नोदर में भी यूक्रेनी फोर्स ने ड्रोन से धावा बोला। हमले में रूस की पावर ग्रिड भस्म हो गई। वोल्गोरोद में यूक्रेन ने रूस के TOS-1A रॉकेट लॉन्चर को टारगेट किया। अटैक में रूस का रॉकेट लॉन्चर तबाह हो गया। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना ने रूस के हथियार गोदाम पर धमाके किए। गोदाम में भीषण आग लग गई। खार्किव में यूक्रेन ने रूसी सेना के ठिकाने को टारगेट किया। रूस के 11 सैनिक मारे गए। युद्ध भूमि में ज़ेलेंस्की और उनके रक्षा मंत्री ने बशीर ब्रिगेड और कोलंबियाई लड़ाकों को भेज दिया। रूसी सेना से अब यही लड़ाके मोर्चा ले रहे हैं। फ्रांस ने यूक्रेन को हर जरूरी मदद देने का ऐलान कर दिया।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि जंग में शामिल हुए बिना फ्रांस इसी तरह यूक्रेन की मदद करता रहेगा। उधर अमेरिका यूक्रेनी एयरफोर्स के लिए नई मिसाइल बना रहा है। इस मिसाइल का नाम है इरान। 225 किलो वजनी यह मिसाइल हवा से फायर होगी। इसकी रेंज है 470 किलोमीटर। माना जा रहा है कि इस मिसाइल के मिलते ही यूक्रेन रूस के अंदर और विध्वंसक हमले करने में कामयाब होगा। लेकिन रूसी सेना इससे पहले ही यूक्रेन को मिटा देना चाहती है। रूस यूक्रेन के सैन्य और एनर्जी ठिकानों को जलाने के लिए फाप 3000 बमों से हमले कर रहा है। रूसी सेना ने फाप 3000 बम से यूक्रेन के 3 एनर्जी ठिकानों को तहस नहस कर दिया। रूसी सेना ने यूक्रेनी शहरों पर समंदर से भी हमले किए। यूक्रेन पर क्रूज मिसाइलें दागी गई। रूसी सेना की मिसाइलों ने डोनेस्क में एक बस स्टॉप को भी हिट किया। बस स्टॉप जल गया। खार्किव में रूस ने इस्कंदर मिसाइल से हमला कर ट्रेन पार्किंग लॉट को तहस नहस कर दिया। रूस ने भीषण हमला कर ज़ैपोरिज़िया के ओरेज़ोनोव इलाके पर कब्जा कर लिया। रूस के हमले में 24 घंटे के अंदर यूक्रेनी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी सेना के हमले में यूक्रेन का एक रडार स्टेशन, एक हथियार गोदाम, 2 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ध्वस्त हो गए। जाहिर है रूस जिस तरह से हमले कर रहा है उससे कुछ ही दिनों में यूक्रेनी फोर्स सरेंडर करने को मजबूर हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जिस तरह पुतिन ब्रिगेड ने यूक्रेन का विनाश किया, ठीक उसी तरह की तबाही यूरोप में होने की आशंका जताई जा रही है। और जानते हैं इस आशंका के पीछे की वजह है क्रेमलिन की बारूदी वार्निंग। दरअसल रूस ने ऐलान किया है कि उसकी मिसाइलों के टारगेट पर यूरोप है। बड़े यूरोपीय देशों की राजधानी है। किसी भी वक्त रूसी मिसाइलों से यूरोप का कोना कोना दहल सकता है। यूरोपीय देशों में बारूदी भूचाल आ सकता है। अब सवाल यह है कि पुतिन का फोकस यूक्रेन की बजाय यूरोप पर क्यों शिफ्ट हुआ? क्यों यूरोप के विनाश का ब्लूप्रिंट पुतिन ने तैयार किया? देखिए इस रिपोर्ट में। Внимание! धरती के 1,01,80,000 वर्ग किलोमीटर हिस्से में फैला इलाका, जिसमें मौजूद है 44 देश, और इन 44 देशों की आबादी करीब 75 करोड़ है, यानी धरती की कुल आबादी का करीब 10% हिस्सा। हम बात कर रहे हैं यूरोप महाद्वीप की, और जानते हैं इस वक्त यूरोप में आने वाला हर शहर, हर प्रांत, हर मुल्क और करीब 75 करोड़ लोग खौफ में जीने को मजबूर हैं। यूरोप के कोने कोने में दहशत फैली हुई है, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक शख्स है। वो है रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। दरअसल रूसी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के बाद प्रेसिडेंट पुतिन का अगला टारगेट यूरोप है।
किसी भी वक्त रूस यूरोपीय देशों पर हमला कर सकता है। यूरोपीय देशों की राजधानी रूसी डिफेंस का प्राइम टारगेट है। दावा है कि यूरोप पर मिसाइलों के जरिए रूस हमला करेगा। रूसी डिफेंस ने यूरोप पर हमले से जुड़ी तैयारी भी पूरी की। रूसी मीडिया का दावा है कि क्रेमलिन के वॉर रूम में मौजूद पुतिन ने अपने टॉप कमांडरों के साथ हमले से जुड़ी मीटिंग तक कर ली है। इतना ही नहीं, दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पुतिन यूरोपीय देशों के चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। कहां सबसे पहले अटैक करना है, किन हथियारों से अटैक करना है, ये सारे ब्लूप्रिंट पुतिन ने तैयार कर लिया है। अब सवाल यह है कि अचानक ही पुतिन का फोकस यूक्रेन से यूरोप पर क्यों शिफ्ट हुआ? आखिर क्यों पुतिन यूरोपीय देशों की कैपिटल्स को दहलाने का प्रण ले चुके हैं? तो इसकी वजह है रूस के खिलाफ नाटो का वॉर प्लान। दरअसल नाटो समिट में रूस के खिलाफ बड़ा ऐलान किया गया। वो ये कि यूरोपीय देशों में जल्द लॉन्ग रेंज मिसाइलों की तैनाती होगी। पेंटागन यूरोपीय देशों को मिसाइलों की खेप सप्लाई करेगा। टॉम हॉक और SM-6S जैसी मिसाइलें पेंटागन यूरोप भेजेगा। जर्मनी में सबसे पहले लॉन्ग रेंज मिसाइलें तैनात की जाएंगी। नाटो के इस ऐलान के साथ ही पुतिन आग बबूला हो गए और अब दावा किया जा रहा है कि जर्मनी समेत यूरोप के तमाम देशों और उनकी राजधानियों को दहलाने की वार्निंग क्रेमलिन दे चुका है। यूरोप के जिन जिन देशों में अमेरिकी मिसाइल की खेप पहुंचेगी, रूसी ब्रिगेड यूरोप के उन तमाम देशों को मिसाइल हमलों में राख कर देगी। यूरोपीय देशों की राजधानी हमारी मिसाइलों के टारगेट पर है। क्रेमलिन की तरफ से हमले का आदेश जारी हो चुका है। यूरोपीय देशों की राजधानी पुतिन ब्रिगेड का प्राइम टारगेट है और रूस ने भी साफ कर दिया है कि रूसी मिसाइलें यूरोप पर हमले के लिए तैयार हैं। ऐसे में यूरोप के किन किन शहरों पर मिसाइल वर्षा होगी, किन शहरों को पुतिन सबसे पहले तबाह कर सकते हैं, ये भी जान लीजिए। रूसी मिसाइलों का सबसे पहला अटैक जर्मनी की राजधानी बर्लिन में ही हो सकता है, जिसकी रूसी बॉर्डर से दूरी करीब 1200 किलोमीटर है, क्योंकि जर्मनी में ही अमेरिकी लॉन्ग रेंज मिसाइलों की तैनाती सबसे पहले होगी। यूरोप में पुतिन ब्रिगेड का दूसरा टारगेट पोलैंड की राजधानी वॉर्सोवा हो सकती है। ये रूसी बॉर्डर से महज 500 किलोमीटर दूर है। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में पोलैंड यूक्रेन के लिए पश्चिम से मिलने वाले हथियारों का एंट्री पॉइंट है। इसी तरह ब्रिटेन की राजधानी लंदन पर भी रूस मिसाइलों से हमला कर सकता है। लंदन से रूसी बॉर्डर की दूरी करीब 2200 किलोमीटर है। हालांकि बाल्टिक सी या फिर कैलिनिनग्राड से लंदन पर मिसाइलें दागी जा सकती है। यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ खड़े फ्रांस पर भी पुतिन की मिसाइलें कहर बरपा सकती हैं। रूसी बॉर्डर से पेरिस की दूरी करीब 2100 किलोमीटर है, जो रूसी मिसाइलों की रेंज में है। वहीं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो पर भी रूसी मिसाइलों से हमला हो सकता है, क्योंकि ये दोनों मुल्क यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमानों की खेप सप्लाई कर रहे हैं। दरअसल यूरोप के ये वही देश हैं जो नाटो में भी शामिल हैं और इनका यूक्रेन जंग में सीधा दखल भी है। इसी बीच अमेरिकी लॉन्ग रेंज मिसाइलों की तैनाती इन मुल्कों में होना सीधे तौर पर पुतिन को चेतावनी है। लिहाजा पुतिन ने नाटो पर दबाव बनाने के लिए ऐसा दांव खेल दिया है, जिसके बाद ब्रसेल्स से वॉशिंगटन तक कोहराम मच चुका है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि क्रेमलिन की धमकी के बाद अमेरिकी जासूसी विमान रूस की गतिविधियों की जानकारी जुटाने ब्लैक सी के पास पहुंच चुके हैं। अब यह देखना होगा कि पुतिन की वार्निंग के बाद नाटो क्या अपने फैसले से पीछे हटता है या फिर यूरोप में तीसरे विश्व युद्ध के आगाज का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम रखने वाले देश के प्रेसिडेंट पुतिन अच्छी तरह जानते हैं कि हथियारों के इस युद्ध में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना आहट उन तक पहुंचकर उन्हें मौत दे सकते हैं। पुतिन सचेत हैं, सुरक्षा भी बढ़ गई है, लेकिन डर बरकरार है।
पिछले दिनों ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया कि उनका मकसद पुतिन का अंत है। इसके बाद यूक्रेन के खुफिया प्रमुख ने भी कहा है कि पुतिन को मारने की कोशिश कई बार की जा चुकी है, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। एक तरफ यूक्रेन की सेना रूसी फौज का मुकाबला कर रही है, तो दूसरी तरफ यूक्रेनी खुफिया एजेंसियां पिछले 2 साल से एक अधूरे मिशन को पूरा करने में जुटी। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी का सबसे बड़ा मिशन है पुतिन का खात्मा। पुतिन को मारकर यूक्रेन इस युद्ध का रुख मोड़ना चाहता है। हमले का बदला लेने के लिए यूक्रेन पुतिन की जिंदगी का अंत चाहता है। पुतिन के हत्या की कोशिशों की चर्चा की वजह है रूस और यूक्रेन दोनों तरफ से आए दावे। यूक्रेन खुफिया एजेंसी के प्रमुख किरिलो बुदानेव ने दावा किया है कि पुतिन की हत्या की कई बार कोशिश की गई है, लेकिन यूक्रेन को नाकामी मिली। इसके जवाब में क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि उन्हें कीव से इस खतरे की पूरी जानकारी है और वो एहतियात बरत रहे हैं। रूस की एजेंसियों के सामने चुनौती सिर्फ यूक्रेन के प्लान को नाकाम करने की नहीं है, पुतिन की जान के दुश्मन कई और देशों की खुफिया एजेंसियां भी हैं। रूस यूक्रेन वॉर में एक तरफ पुतिन का फेस है तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की। अमेरिका और नाटो देश को लगता है कि पुतिन के अंत से युद्ध का अंत हो सकता है, तो दूसरी तरफ रूस ज़ेलेंस्की को मारकर जीत हासिल करना चाहता है। रूस की सरकार को शक है कि अमेरिका की CIA, इजरायली मोसाद और ब्रिटिश खुफिया एजेंसी पुतिन की हत्या की साजिश बना चुके हैं। हालांकि पुतिन की हत्या करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पुतिन ज्यादातर वक्त क्रेमलिन के सुरक्षित दफ्तर में ही रहते हैं और उनकी सुरक्षा में कई बॉडीगार्ड्स दिन रात लगे हैं। किसी से ऑर्डर की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। पुतिन को बचाने के लिए आसपास मौजूद इन तमाम बॉडीगार्ड्स को किसी की भी जान लेने की छूट है। पिछले साल रूस की एक सीक्रेट रिपोर्ट से खुलासा हुआ था कि पुतिन की हत्या के लिए 27 सीक्रेट एजेंट्स की टीम तैयार की गई। पुतिन की हत्या के लिए यूक्रेन के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप थॉर को जिम्मेदारी मिली। CIA के कुछ एजेंट्स भी थॉर की टीम का हिस्सा हो सकते हैं। इसके बाद पुतिन की सुरक्षा की समीक्षा की गई और कई नए नियम लागू कर दिए गए। पुतिन की निजी जिंदगी जिस तरह से एक रहस्य है, वैसे ही रहस्यमयी है पुतिन की सुरक्षा, जिसके बारे में रूस के बड़े बड़े अफसरों को भी पूरी जानकारी नहीं होती। पुतिन के साथ तैनात रहने वाले अधिकारियों के पास बिना किसी वारंट के तलाशी, गिरफ्तारी और दूसरे सरकारी एजेंसियों को आदेश जारी करने का अधिकार है। पुतिन खुद भी बेहद चौकन्ने रहते हैं। पुतिन 16 साल तक KGB के जासूस रहे। जासूस बनने से पहले उन्होंने लंबी ट्रेनिंग ली थी। सीक्रेट एजेंट के तौर पर काम करते हुए पुतिन KGB में लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे तक पहुंचे। वक्त काफी बीत चुका है, लेकिन पुतिन को सब याद है। पुतिन जानते हैं कि किसी बड़े नेता को किसी देश के जासूस कैसे शिकार बना सकते हैं। पुतिन अगर एहतियात बरत रहे हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA है। पुतिन को आशंका है कि अमेरिका उनके काफले या घर पर ड्रोन अटैक करवा सकता है। यही वजह है कि पुतिन की हर मूवमेंट अचानक होती है और पुतिन अपनी बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ गाड़ी में ही रहते हैं। पुतिन की सुरक्षा की जिम्मेदारी रूसी नेशनल गार्ड पर होती है। इसका गठन 7 साल पहले पुतिन ने किया था। इसे काफी हद तक पुतिन की निजी सेना कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब तक रूस और उसका सहयोगी बेलारूस नेटो और अमेरिका के लिए मुसीबत बने हुए थे,
लेकिन अब इस गठबंधन में तीसरे किरदार की एंट्री हुई है, जो पहले से ही अमेरिका का कट्टर प्रतिद्वंदी है और अब तो उसकी फौज नेटो बॉर्डर के पास डेरा डाल चुकी है। आखिर कैसे नेटो अमेरिका के एक दांव से भड़का ड्रैगन, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, जहां से 9 से 11 जुलाई तक नाटो की समिट हुई। नाटो के इस शिखर सम्मेलन में रूस यूक्रेन जंग के साथ साथ दक्षिण चीन सागर और ताइवान क्राइसिस को लेकर भी बातचीत हुई। नाटो मीटिंग में जहां रूस की घेराबंदी का प्लान तैयार किया गया, तो वहीं ताइवान की मदद करने के लिए अमेरिका ने चीन को ललकारा। बस फिर क्या, नाटो मंत्रणा से भड़के चीन ने न सिर्फ ताइवान की घेराबंदी की, बल्कि रूस यूक्रेन जंग में भी एंट्री मारने का ऐलान कर दिया। और इसके लिए चीन ने बेलारूस की सेना के साथ संयुक्त सेना अभ्यास का आगाज कर दिया। नाटो बॉर्डर से 65 किलोमीटर दूर चीन बेलारूस का युद्ध अभ्यास जारी। इसके अलावा चीन ने रूस की नौसेना के साथ नेवल ड्रिल भी शुरू की। दक्षिण चीन सागर में हो रही ड्रिल में चीन रूस के युद्धपोत शामिल हुए। इतना ही नहीं, चीन की नौसेना ने एक बार फिर ताइवान की घेराबंदी की। पीएलए के 16 एयरक्राफ्ट और 9 जहाजों ने ताइवान सीमा में घुसपैठ की। अब तक चीन पर्दे के पीछे रहकर रूस का समर्थन कर रहा था। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यूक्रेन जंग में रूस को हथियारों की सप्लाई भी चीन की तरफ से की गई। मगर नाटो समिट के बाद ड्रैगन अब खुद रूस के साथ खड़ा हो चुका है। जहां एक तरफ नाटो बॉर्डर पर ड्रैगन की फौज बेलारूस के साथ मिलकर बम गोला बारूद बरसा रही। तो वहीं दक्षिणी चीन सागर में रूस और चीन के जंगी बेड़े अमेरिका, ताइवान, जापान के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं, क्योंकि दक्षिण चीन सागर में रूसी नौसेना के साथ नेवल ड्रिल तो चीन कर ही रहा है। इसके साथ साथ ताइवान की घेराबंदी के लिए जिनपिंग ने अपनी ब्रिगेड को खुली छूट दे दी। मतलब ये कि डबल फ्रंट पर अमेरिका को उकसाने के लिए रूस, चीन और बेलारूस की सेनाएं एक साथ जुट चुकी। वहीं पुतिन भी नाटो की समिट के बाद आक्रामक रुख अख्तियार कर चुके हैं। जहां एक तरफ यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, नाटो देशों पर मिसाइल हमले की चेतावनी दी जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अजोव सागर में भी रूसी नौसेना ने ब्लैक सी फ्लीट के 3 युद्धपोतों को तैनात कर दिया है। मतलब ये कि अब तक तो नाटो और यूक्रेन के लिए सिर्फ रूस और बेलारूस ही खतरा थे, मगर जंग में जिनपिंग की एंट्री के साथ ही जंग का न सिर्फ विस्तार हुआ है, बल्कि इसके पहले से ज्यादा विध्वंसक और विनाशक होने की आशंका भी बढ़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।